माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सीता अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। राधा बड़ी ही मुश्किल से अपने पति की आखिरी निशानी जो कि एक खेत था, उसके ऊपर खेती किया करती थी। पूरी जी जान के साथ वो खेती करने के बाद उसमें जो भी फल उगते थे उन्हें बाजार में बेचकर 2-4 पैसे कमा लेती थी। फल काफी ताजा होने के कारण सीता की दुकान पर अक्सर भीड़ लग जाया करती थी। सीता को हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि अगर खेती में उसकी मदद करवाने वाला कोई आदमी होता तो आज उनके बुरे हालात भी खुशी से कट रहे होते। सीता की ही दुकान के सामने रमा की भी फलों की दुकान थी, लेकिन रमा कभी भी अपने फल उगाती नहीं थी, बल्कि वो मंडी से बासी फलों को खरीद लिया करती थी और मोटे दाम में बेच दिया करती थी। आज भी सीता की दुकान पर भीड़ देखकर वो जल रही थी। अरे बहन, मैं कभी भी मंडी से एक साथ फल नहीं लेके आती। यहाँ पर रोज तुम्हारी दुकान पर मुझे इतने सारे ताजा फल जो मिल जाते हैं, जरा 1 किलो पैक कर दो। सीता खुशी खुशी सभी को फल दे रही थी। वहीं दूसरी ओर रमा की दुकान पर कोई ना था। वो अपनी बेटी से नाक सिकोड़ते हुए बोली, ना जाने क्या काला जादू करती है ये औरत। सारे के सारे लोग उसी की दुकान पर चिपके रहते हैं और मेरी दुकान पर केवल मक्खियां ही भिनभिनाती हैं। माँ, सीता काकी कितनी मेहनत से फल उगाती है, ताजा होने के कारण सब बिक जाते हैं, और अगर आप सड़ी हुई सब्जियां और फल रखोगे तो मक्खियां ही तो आएंगी आपकी दुकान पर। तू चुप कर, दिमाग तो एक पैसे का नहीं है। सीता आराम से घर गई। माँ, इस बार मैं ही परीक्षा में अव्वल आऊंगी, देखना। हाँ मेरी बच्ची, मन लगाकर पढ़ाई करना और मुझ जैसी गरीब माँ का नाम खूब रोशन करना। अगर मैं इस बार अव्वल आऊंगी तो क्या आप मुझे नई किताब दिलाओगी ना माँ, और नया बस्ता भी? हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, अगर मेरी बेटी अव्वल आई तो मैं उसे नया बस्ता और नई किताबें दिलाऊंगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो गई, लेकिन कोई था जो उनकी खुशियों से बहुत जल रहा था। अरे माँ, आप इन बकरियों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? ढेले भर की भी अकल नहीं है तेरे दिमाग में। इन सबको ले जाकर मैं उस सीता के खेत में छोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ कि कल से वो मेरे रिश्ते का कांटा कैसे बनती है। ये कहकर रमा फौरन उन जानवरों को सीता के खेत में छोड़ देती है और खुशी खुशी घर वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जब सीता सुबह उठी और अपने खेत की ओर गई तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रातों रात मेरा खेत तहस नहस कैसे हो गया? तभी राधा भी बाहर निकल कर आई। अरे, कल तक तो यहाँ सब कुछ ठीक था, अचानक से ये सब क्या हो गया माँ? हमारे खेत के सारे फल तो तहस नहस हो चुके हैं। फल उगाने में दिन रात की मेहनत लगती है और उजड़ने में केवल कुछ ही समय। बेटी, आज मैं बाजार में क्या बेचूंगी? अगर आज मैं बाजार नहीं गई तो हम क्या खाएंगे बेटी? दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थे। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। माँ, अगर खेती करने में इतनी मेहनत है तो आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? बेटी, पूरे गांव में औरतों के लिए कोई काम नहीं है। अगर मैं दूसरों के घर झाड़ू पोछा का भी काम करूंगी तो भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो हमें खेती करके भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस काम से कम मैं अपने घर से तो जुड़ी हूँ। लेकिन माँ, ये सोचने वाली बात तो है कि आखिर हमारे खेत का ये हाल हुआ कैसे? कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो देखते हैं कि रमा काकी उनके दरवाजे पर खड़ी है। वो अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ बहन, आज तुमने दुकान नहीं खोली? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज तो मेरी खूब कमाई हुई है, मैंने सोचा तुम्हारी भी तबीयत पूछती चलूं। क्या बताऊं बहन, ना जाने कैसे रातों रात पूरा खेत उजड़ गया। अरे, ये तो करनी का फल होता है। कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया जिसकी तुम्हें सजा मिल रही हो? ये बोलते हुए रमा वहाँ से चली गई। माँ, आपने देखा ना वो कैसे बात कर रही थी? लगता है ये सब उनका ही किया धरा है। उस बात पर दोनों माँ बेटी ध्यान नहीं देते, पर अब धीरे धीरे हालात बिगड़ते जा रहे थे। सीता की अब तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो खेतों में काम करने नहीं जा पा रही थी। उनके घर पर कई दिनों से खाना तक नहीं बना था। माँ, आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। ये हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। कई दिनों से आपने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं स्कूल जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे माफ करना बेटी, मेरी वजह से तुम्हारा स्कूल जाना भी रुक गया है। ना जाने भगवान कैसे दिन दिखा रहा है हमें। राधा अपनी माँ की हालत देखकर घर से बाहर निकल पड़ी। मुझे कहीं ना कहीं काम तो जरूर ही मिल जाएगा। वो काम की तलाश में चारों दिशाओं में भटकी और शाम होने तक उसे जमींदार के खेतों में खुदाई का काम मिल ही गया। वो खुशी खुशी अपने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताने लगी। बेटी, उस काम में बहुत मेहनत होती है, और अगर तुम्हें यही काम करना है तो अपने खेतों में खेती क्यों नहीं कर रही? माँ, आप जानती हो ना, एक एक सब्जी या फल उगाने में कितने महीने का समय लग जाता है, और क्या फायदा इतने महीने इंतजार करने के बाद भी? हो सकता है सब उगाया हुआ बर्बाद हो जाए। मैं कल से जमींदार के खेतों में काम करने जाऊंगी और वो मुझे रोजाना पैसे भी दे देंगे। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ रहा है। अगले दिन से राधा जमींदार के खेत में खुदाई करने जा पहुंची।
तो हाँ, दोपहर होने तक तुम इस कोने से उस कोने तक खुदाई कर देना और ठीक से काम करना। ठीक से काम नहीं हुआ तो दोबारा काम करवाऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मालिक। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। लेकिन राधा बड़ी ही मेहनत से खुदाई करने लगी। कैसी जमीन है ये, लगता है कई सालों से यहाँ पर पानी नहीं पड़ा। इतनी सख्त जमीन है, इतनी सख्त जमीन में हल चलाना भी मुश्किल हो रहा है, पर खाना खाने के लिए तो ये सब करना ही होगा ना। राधा बड़ी मेहनत से पूरे खेत में खुदाई करने लगी। शाम होने तक उसका काम पूरा हो रहा था कि तभी उसकी नजर गई कि जमीन के एक कोने में कोई चमकती हुई चीज दबी हुई है। वो फौरन हाथ से उस जगह की खुदाई करने लगी और उसे एक प्यारी सी मूर्ति मिली। वो मूर्ति किसी देवी की थी। राधा हाथ जोड़ते हुए उस मूर्ति को साइड में रख देती है। इसके बाद वो अपना काम खत्म कर लेती है और थोड़ी देर बाद जमींदार से आज की दिहाड़ी लेते हुए घर की ओर निकल पड़ी। कितनी प्यारी मूर्ति है ना ये, ना जाने कितने सालों से उस जमीन में गड़ी हुई होगी। राधा बाजार की तरफ से गुजर रही थी, तभी वो देखती है कि पूरे बाजार में लड़कियों के मेकअप का सामान बहुत तेजी से बिक रहा है और वो भी बहुत महंगे दाम पर। वाह, कितना सुंदर सुंदर सामान है यहाँ पर। काजल, बिंदी, लिपस्टिक सब तो है यहाँ, पर मेरे पास केवल खाने जितने ही पैसे हैं। राधा उदास होकर अपने और अपनी माँ के लिए खाने का सामान खरीदकर घर जा पहुँची। अरे वाह, मेरी बेटी पहली कमाई से आज हम दोनों के लिए खाना लाई है। और बेटी, ये मूर्ति किसकी है? आप खाना खाइए ना माँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये मूर्ति तो मुझे आज खुदाई करते समय खेत से मिली है। ये मुझे मिली है, जरूर देवी माँ चाहती होंगी कि मैं सच्चे मन से उनकी पूजा करूं। बहुत प्यारी मूर्ति है बेटा, इतने समय बाद आज खाना देखकर भी अच्छा लग रहा है। अगली सुबह सीता और राधा जल्दी उठ गए। उन्होंने नहा धोकर उस प्यारी सी मूर्ति की पूजा की। माँ, शाम को मैं खाना ले आऊंगी, ठीक है? और आप आराम करना। उसके बाद राधा काम पर चली गई और आते समय अपनी माँ के लिए खाना ले आई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और रोज की तरह राधा सुबह उठकर भगवान की पूजा करती थी और शाम को काम से घर आते समय अपनी माँ के लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन रोज वो काजल, लिपस्टिक, बिंदी को देखकर तरस जाती थी, पर वो अपने हालातों से भी मजबूर थी। एक दिन उसने सोचा, माँ, हमारे खेतों पर फलों का तो मैं नहीं जानती उगेंगे भी या नहीं, लेकिन शायद मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। खेत में काम करने का तेरे पास समय कहाँ है बेटी? तू तो सुबह जल्दी जाती है और रात को ही घर आती है। माँ, मैं जल्दी उठकर मेहनत करने को तैयार हूँ। कब तक हम ऐसे ही एक समय का खाना खाकर जिंदा रहेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी है बेटी। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। राधा खुशी खुशी जब देवी माँ की मूर्ति की पूजा कर रही थी, तब उसे भगवान के चरणों के पास से कुछ बीज मिले। माँ देखो, ये बीज यहाँ किसने रखे? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, और दिखा मुझे। ये बीज दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, इन्हें उगा कर देखते हैं कि ये है किस चीज के। और उस रात दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करके खेत में खुदाई करती हैं और देवी माँ के चरणों के पास से मिले हुए बीजों को उगाने लगी। कुछ दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें फल मिलेगा। उन्हें खेत में काम करता देख रमा अंदर ही अंदर किलस रही थी। ये दोनों माँ बेटी कभी नहीं सुधरेंगे, फिर से अपने खेतों में काम करने आ गए। एक बार मैंने इनके खेत का सत्यानाश किया, उसके बाद से इन्होंने आज फिर से हिम्मत करी है काम करने की। कोई बात नहीं, एक बार फिर से इनकी फसल बिगाड़ दूंगी ना, उसके बाद कभी कोशिश नहीं करेंगे। सभी अपने अपने घर जाकर सो गए। अगली सुबह रमा दोनों माँ बेटी से पहले ही उठकर उनके खेत जा पहुंची। उनके उठने से पहले ही उनके खेत का कबाड़ा कर दूंगी मैं। लेकिन जैसे ही वो उनके खेत के पास पहुंची, वो हैरान रह गई, क्योंकि पूरे खेत में काजल उग रहे थे। ये क्या है? क्या मैं अभी भी नींद में हूँ या फिर ये सब सच है? यहाँ तो काजल ही काजल उग रहे हैं। रमा जैसे ही उनके खेत के पास जाने की कोशिश करती है, उसे जोरदार करंट का झटका लगा। यहाँ तो कोई भूत है, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये बोलकर रमा भागते हुए अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद जब राधा अपने खेत की ओर आगे बढ़ी, तो वो दंग रह गई। माँ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? पर सीता की भी आंखें खुली की खुली रह गई। बेटी, हमारे खेत में काजल उग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लगता है माँ कि उन बीजों में देवी माँ का आशीर्वाद था। देवी माँ की जय हो। देखो कितने सुंदर और अद्भुत है ये काजल। दोनों माँ बेटी फौरन अपने खेत से काजल को तोड़कर घर के अंदर लाई। बेटी, क्या इन्हें हमें बाजार में बेचना चाहिए? हाँ माँ, इन्हें हमें बाजार में जरूर बेचना चाहिए। वैसे भी आजकल सबसे ज्यादा यही तो बिक रहा है। माँ, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। दोनों माँ बेटी फौरन वो सारे काजल लेकर बाजार में बेचने चल पड़े। उनके काजल इतने सुंदर और अच्छी क्वालिटी के थे कि मिनटों में ही बिक गए। लगता है कि अब मुझे जमींदार के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा।
वो दोनों बहुत खुश थे और उस दिन के बाद से उनके खेत में अपने आप ही रोजाना काजल की खेती हुआ करती थी। राधा बचपन में तो ना पढ़ लिख सकी, लेकिन इसके बाद भी उसने इस छोटे से काम को खूब आगे बढ़ाया। काजल की खेती की मदद से वो अपने इस काम को शहर तक ले गई। अब शहर में भी दोनों माँ बेटी की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। दोनों माँ बेटी सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ी। उनके ऊपर साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद था। लेकिन जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, उनका हाल रमा की तरह ही होता है।